विदर्भ में नहीं है। और इसका कारण पर कैपिटा इनकम, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री कोल्हापुर में है। और इसलिए केवल इरिगेशन नहीं बनना चाहिए, तो ड्रिप इरिगेशन बनना चाहिए, स्प्रिंकलर बनना चाहिए, अच्छे सीड होने चाहिए, अच्छे सैंपलिंग मिलने चाहिए, फर्टिलाइजर सस्ते में मिलना चाहिए, किसानों को सस्ते में ऋण मिलना चाहिए, और गांवों का विकास होगा। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि मैं जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गया था, 60,000 करोड़ की योजना थी, पटवा जी उस समय मंत्री थे, उन्होंने मुझे आग्रह किया कि नितिन ये काम करो, और अटल जी ने बुलाया मुझे और कहा कि करो। मैंने बोला करता हूं। मैं योजना बनाकर गया। मुझे वो दिन याद है कि मेरे रिपोर्ट पर मैंने जॉन केनेडी का एक वाक्य लिखा था। जॉन केनेडी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड अगर बनाएंगे तो प्रॉस्पेरिटी आती है। अब ये बात लिखी थी, वो बात मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बताई, और मैंने कहा ये 6.5 लाख गांव देश में है, और अटल जी मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये 6.5 लाख गांव को अगर आपने मजबूत रास्ते बनाए तो इस देश का जीडीपी 1,10,000 करोड़ का होगा, इतना बढ़ेगा। मेरे साथ मैं नहीं था, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मेरे कमेटी में थे, नाबार्ड के चेयरमैन थे, आईएएस ऑफिसर थे, सबने, मध्य प्रदेश के उस समय के एक सेक्रेटरी थे, और सबने अध्ययन करके रिपोर्ट दिया कि देश का भविष्य बदल जाएगा अगर गांव को रोड बनेंगे तो। तुरंत प्लानिंग कमीशन के एक खड़े हुए, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आई एम वेरी सॉरी। मैंने बोला आप क्या बोल रही है? द विलेज कनेक्टिविटी इज ए स्टेट सब्जेक्ट। We cannot make any expenditure on the state subject because our constitution never permits us to make any expenditure on the state subject which are in the state list. मुझे लगा कि पटवाजी देखने लगे मेरे तरफ। मैं उनको, पटवाजी उस व्यक्ति को ऊंचा था, उसका ऊंट कहते थे उसको। अरे मुझे कहे कान मेरी ऊंट ने तो पलटी मारी। मैंने बोला इसने पलटी मारी तो उसके छाती पे तुम चढ़ जाओ। मुझे याद है डायलॉग मेरा उनके बीच में हुआ था, और सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं कर सकते। मैंने अटल जी को कहा, अटल जी, मैं भी खूब अस्वस्थ हो गया था, मैंने अटल जी आप देश के भाग्य विधाता है। इस देश में लाखों लड़के स्कूल में नहीं जा सकते क्योंकि बरसात के दिनों में 3-3 महीने रास्ते बंद रहते हैं, पुलिया नहीं है। किसान अपने फल फूल सब्जी दूध एनिमल स्टॉक नहीं ले जा सकते शहर में क्योंकि रोड नहीं है। अटल जी, रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का सेंटेंस मैंने इस रिपोर्ट के पहले में लिखा है। अटल जी आप देश के भाग्य विधाता है। अगर ये कानून बने हुए, ये कानून गरीबों के लिए है कि गरीब कानून के लिए, इसका निर्णय आप करना। ये कौन होते हैं कहने वाले? आप निर्णय करो, आप देश के भाग्य विधाता, लोगों ने आपको चुनकर दिया है, आप चिंता मत करो, आप निर्णय करो और इस रिपोर्ट को स्वीकार करके इसको इंप्लीमेंट करो। अटल जी ने मेरे तरफ शांति से सुना और फिर उन्होंने कहा कि नितिन कह रहा वो सही है। इतने शब्द कहकर कहा कि मैं इस रिपोर्ट को स्वीकार करता हूं, और 8 दिन के अंदर लाल किले पर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने 60,000 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा की, और हिंदुस्तान के 2.25 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना में हुआ। स्वाधीन हिंदुस्तान के इतिहास में गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने वाला इतिहास में कोई थोर व्यक्ति और थोर प्रधानमंत्री है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। अब मुझे बताइए कि इरिगेशन को अगर हम इस प्रकार से अगर जोड़ते, और आज से 10 साल पहले ही आपका इरिगेशन 22 लाख हेक्टेयर का मध्य प्रदेश का होता, और 10 साल पहले अगर आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18.96 होता, तो इंदौर के झोपड़ी में रहने के लिए गांव के लोग, बेरोजगार लड़के काहे के लिए आते हैं? These urban problems are because of our wrong economic policies. हमने गांवों को कमजोर किया, गांव गरीब मजदूर किसान के हितों की ध्यान नहीं दिया। गांव में न पीने के लिए पानी है, न बच्चों के लिए स्कूल है, न अच्छे हॉस्पिटल्स है। क्या करेंगे लोग? स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। दवाखानों की हालत ऐसी बनी है कि आदमियों के लिए बनाए हुए दवाखानों में जानवरों को भी ले जाने में संकोच होता है। ये क्यों है? क्यों लोग वहां रहेंगे? इंदौर के लोगों को 24 घंटे बिजली चाहिए, गरीबों को नहीं चाहिए, किसानों को नहीं चाहिए।
उनका लड़का इंजीनियर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने। रोज शाम को 6 से लेकर 12 बजे तक अगर लाइट नहीं रहेंगे तो उनके बच्चे कैसा अध्ययन करेंगे? इस देश में पावर नहीं है। कितने प्रोजेक्ट आप ये इतने पन्ने के पन्ने लिखकर कितने प्रोजेक्ट ये मीडिया में आकर पूरे बंद करवाए। इस देश में आज 14-14 घंटे 16-16 घंटे लोड शेडिंग है। किसान आत्महत्या कर रहे, खेती को पानी नहीं है, समुद्र में पानी जा रहा। मैं परसों करीमनगर गया था और हम कह रहे थे कि वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1967 में कालीकत में कहा था, तो नक्सलाइट मूवमेंट वहां से शुरू हुई। तो बीजेपी का सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग क्या है, इसके ऊपर मुझे वहां के लोगों ने बुलाया था। वहां गोदावरी है और मैं जब हमारा एक वाटर सेल, एक श्रीराम करके एक अमेरिका में एक MBA ग्रेजुएट हुआ, उसकी पत्नी डॉक्टर है, उसने सर्विस छोड़ दी और वो बीजेपी के वाटर सेल का प्रमुख है, बहुत होशियार है। उसने मुझे बताया कि गोदावरी पर अगर 8 बैरेजेस तैयार होते हैं तो तेलंगाना के 6 डिस्ट्रिक्ट में 1.5 करोड़ एकड़ जमीन पानी के नीचे आएगी। और गोदावरी का पानी अगर मानेर करके नदी में छोड़ दिया तो करीमनगर पूरा जिला 100% इरिगेट हो जाएगा। तो तेलंगाना का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 3 गुना 4 गुना बढ़ेगा। तो वहां भूखमरी गरीबी रहेगी नहीं, वहां का सब बदल जाएगा चित्र। क्यों नहीं हुआ? हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि हमारे यहां हमने बना के रखा है कि इरिगेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट। हमने तय किया है कि हम ग्रामीण भारत के विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। ग्रास रूट में अगर बेसिक उसकी डेवलपमेंट होगी तो देश की तरक्की होगी, देश का विकास होगा। और हमारा शासन आने के बाद हम ऐसी रचना करेंगे कि केंद्र सरकार 50% राज्य सरकार को दे सके, ताकि इरिगेशन में ऐसी स्थिति आए कि हमारा एक बूंद पानी समुद्र में नहीं जाए, पूरे पानी का उपयोग किसानों के कल्याण के लिए, ये हरा भरा करने के लिए इसका उपयोग हो जाए। ये हो सकता है। और इसलिए वाटर की बात तो मैंने की और बहुत सी बातें, पर पावर की क्या है? क्या मुझे आप जवाब दे सकते हो? कितना न्यूक्लियर पावर का डमरू बजा था? मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि न्यूक्लियर पावर देश के लिए आवश्यक है। उसके लिए सरकार गिर गई तो गिर गई, कम्युनिस्टों ने सपोर्ट निकाल लिया। क्या देश में एक तो भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आया कोई? मैं पावर के बारे में जानकारी रखता हूं। 1 मेगावाट अगर न्यूक्लियर पावर होगी तो कैपिटल कॉस्ट 15 करोड़ रुपए है। थर्मल पावर की पर मेगावाट कैपिटल कॉस्ट 6.5 करोड़ रुपए है। हाइड्रो प्रोजेक्ट की कैपिटल कॉस्ट पर मेगावाट 10 से 12 करोड़ रुपए आती है। और आपको पता है कि सोलर पावर की लेटेस्ट कॉस्ट जो है मध्य प्रदेश में, मुझे कुछ पता चला 7.5 का रेट आया, कुछ पता नहीं मुझे कुछ, पर आज सोलर पावर की पर मेगावाट कैपिटल कॉस्ट ये 6.5 से 7 करोड़ तक आई है। और अगर हम 10,000 मेगावाट पावर तैयार करेंगे तो ये कोयले से जो पावर तैयार होती है उससे भी सस्ती है, 5 करोड़ तक आएगी। तो इतनी वेस्टलैंड पड़ी है, इतने जंगल में खाली जमीन पड़ी है कि हमारे देश में हम 60-70 हजार मेगावाट अगर सोलर पावर तैयार करेंगे तो हमारे देश के लिए कोई पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, ओनली 6 करोड़ रुपए पर मेगावाट अगर सोलर पावर आएगी तो मुझे बताओ 15 रुपए यूनिट जिसकी कॉस्ट पड़ेगी वो न्यूक्लियर पावर कोई खरीदी करेगा? ना आपके पास यूरेनियम है और थोरियम बेस्ड थर्मल न्यूक्लियर पावर तैयार हम नहीं करेंगे। हम एफिडेविट दे रहे हैं अमेरिका को, हमारे पास थोरियम है। मुझे बताइए, न्यूक्लियर पावर अगर तैयार करनी है, जापान ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दिए और हम हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर पर मेगावाट 14 से 15 करोड़ होगी। बिजली है, कोई न्यूक्लियर पावर हरे रंग की और सोलर पावर पीले रंग की, थर्मल पावर सफेद रंग की, ऐसा तो नहीं। पावर इज पावर, जो सस्ते में मिलेगी वो लाओ और देश का कल्याण करो। तो पावर के सेक्टर में भी आज शॉर्टेज है। आज हमारे यहां बहुत चर्चा होती है पावर के बारे में। अगर पावर नहीं होगी तो उद्योग नहीं आएंगे, उद्योग नहीं आएंगे तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। आज हमारे पावर प्रोजेक्ट एक के पीछे एक बन करे, कोई कोट कुत्ता के देश में। तो मैं एक बात अच्छी देखिए, एक कॉमन चीज है सब देश में, इस देश में कोई नहीं कहता काम करो, जो आता वो बोलता काम बंद करो, काम बंद करो। कोई कोर्ट में जाता है काम बंद करो,
मुझे बताओ, अगर पावर नहीं आएगी तो विकास कैसे होगा? किसानों के खेत में पंप लगे हुए हैं, 12-12, 13-13% से हमारे राज्यों में किसानों ने कर्जा लिया है, इलेक्ट्रिक का मीटर चालू है पर बिजली नहीं है। बैच का मीटर चालू है, वो रुक नहीं रहा। यवतमाल और वर्धा जिले में जहां मैं काम कर रहा हूं, वहां किसान इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं कि उन्होंने कर्जे पर मोटर पंप लगाए थे, 16-16 घंटे बिजली नहीं है, और परिणाम यह हुआ कि किसान आत्महत्या करे क्योंकि बैंक का कर्जा वो नहीं चुका सकते। अगर बिजली नहीं होगी तो खेती का विकास नहीं हो सकता, बिजली नहीं होगी तो उद्योग नहीं आ सकते, बिजली नहीं रहेगी तो लड़के पढ़ाई नहीं कर सकते। और इसलिए देश के लिए बिजली आवश्यक है। कहां से, कैसी, कौन से राज्य में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, देखकर हमको बिजली का उत्पादन बढ़ाना होगा। आपके मध्य प्रदेश में एक शासन प्रोजेक्ट चल रहा है, मेगा प्रोजेक्ट। 1500 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को मिलने वाली है, और अभी उसकी बिजली ऐसी है कि 2 महीने में कोई 500-600 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को मिलेगी। उसका रेट है ₹1.19, ₹1.19। इंदौर में क्या है बिजली का दर? आप क्या भाव से लेते दुकान वाले? और हाँ, ₹8। तो मैंने शिवराज जी को सुझाया कि ये प्रोजेक्ट अगर 8 महीने जल्दी हो जाएगा तो आपको ये 1500 मेगावाट अगर बिजली मिलेगी ₹1.19 के भाव से, तो आपको साल का 1200 में बेच देना लगे तो साल का तो 1200 करोड़ रुपए इनकम मध्य प्रदेश सरकार का हो जाएगा। जल्दी प्रोजेक्ट करो और इनकम कराओ, और वो पैसा गरीबों के लिए खर्चा करो, इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स के लिए खर्चा करो। अंध विकलांग जिसको उसको दो मानधन, कोई अड़चन नहीं, पैसा आएगा आपके पास। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजली के सिवा नहीं होगा। दूसरी एक बात है, ये नर्मदा में ये प्रयोग होना चाहिए। अभी मैं कनाडा में था, कनाडा में और अमेरिका में नदियों को एक स्पेशल टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, जिसके कारण वाटर ट्रांसपोर्ट वायबल हुआ है। हमारे देश के नदियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हम गंगा को कावेरी से जोड़ेंगे। स्टेट में भी हम लोग जैसे रोड नेटवर्क खड़ा किया हमने, वैसा हमने वाटर नेटवर्क खड़े करने की आवश्यकता है। और उससे वाटर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, किसानों को पानी मिलेगा, पीने को पानी मिलेगा, देश की तरक्की और विकास होगा। वाटर पावर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में तो हम लोग काफी आगे चले गए, अब 4G की बात हो रही है। और इसलिए इस देश में इंडस्ट्री लानी है तो वाटर पावर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आवश्यक है। और एग्रीकल्चर को अगर बढ़ाना है तो इसमें इरिगेशन आवश्यक है, बिजली आवश्यक है, अच्छा सीड किसानों को मिलना चाहिए, और फर्टिलाइजर मिलना चाहिए। आपको पता है, मैं मुंबई में रहता हूं, मैं एक बार मॉल में गया था तो बर्तन मांजने के लिए जो फ्लैश मिलती है वो 18 रुपए किलो, और गेहूं का भाव 13 रुपए किलो, चावल का भाव 12 रुपए किलो, और बर्तन मांजने की मिट्टी 18 रुपए किलो। क्या होगा किसानों का? 4 साल पहले 18-18, 10 या 10-26-26 जो मिक्स खाद मिलता था, उसकी कीमत 4 साल पहले 380 रुपए थी, आज उसकी कीमत 1280 रुपए हुई है। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में मायावती जी इतने बड़े बड़े गार्डन बना के करोड़ों रुपए खर्चा किए, और आगरा में आलू तैयार करने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इसलिए वो आलू रोड पर फेंक देते हैं, 50 पैसे किलो भी कोई नहीं लेता, फेंक देते हैं। क्या इस देश में कोल्ड स्टोरेज और हमारे अनाज को रखने के गोदाम क्या FDI इन रिटेल में होने के बाद ही होगी? क्या 65 साल में इस देश में अनाज रखने के लिए फ्रूट, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स के लिए प्री कूलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाए गए? क्यों नहीं बनाए गए? कौन जिम्मेदार है? ऐसी नीति क्यों नहीं आई? मुझे बताइए। इस देश में हर साल हमारे कृषि मंत्री कहते हैं कि 58,000 करोड़ का अनाज सड़ जाता है, 58,000 करोड़। और फल फूल सब्जियां सड़ जाती है, उसके ऊपर अभी वो भी है 80,000 करोड़। मैं भूल जाऊंगा शंकर जी, मैं हमारे यहाँ बाजार समिति है, जो फल फूल सब्जियां आती है वो सड़ती है, 150 टन रोज है। तो मैंने हमारे बाजार समिति के लोगों को कहा कि इसको आप एक डाइजेस्टर डाल दो, ये पूरा सड़ा हुआ सब्जी वहां डाल दो, होटल का भी सड़ा हुआ अनाज डाल दो, इससे
कम से कम 20,000 किलो सीएनजी तैयार होगा और नागपुर शहर में 500 बसेस उस पर चलेगी। ये हो सकता है। अगर देखना है तो मेरे पास आ जाओ, मैं सीएनजी भी तैयार करता हूं, मैं दिखा सकता हूं आपको, कोई कठिन नहीं है। एक डाइजेस्टर में डाल दिया तो हमारे यहां तो सीएनजी भी बन रहा है और उससे जो CO2 निकलता है मीथेन से, जो स्पेंट वॉश से निकलता था, वो नीरी कोलैबोरेशन में काम कर रही है। उन्होंने उससे एल्गी तैयार की, एल्गी को काई कहते हैं, और काई से 500 लीटर डीजल बनाया। तो मुझे लगता है कि हम आजकल सड़ी हुई चीजों को ज्यादा महत्व है। मैं अच्छी भाषा में बोल रहा हूं, वेस्ट इज गोल्ड। मैं अभी मोगी जी को बता रहा था कि हमारे नागपुर महानगर पालिका में जो कचरा निकलता है, तो मैं 200 टन रोज खरीदता हूं 2100 रुपए टन के भाव से। यानी आप समझ लो कि 4,10,000 15,000 रुपए रोज, 4 लाख रुपए का कचरा खरीदता हूं मैं पैसे देके उससे, क्योंकि बिजली तैयार करने के लिए। आपने कभी इमेजिन किया था कि आपका संडास का जो पानी बहता है उससे अगर मीथेन कलेक्ट किया जाएगा तो उससे कितना सीएनजी निकलेगा? वेस्ट इज गोल्ड। आज कचरे को महत्व आया है। टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का, तंत्र विज्ञान का उपयोग करना चाहिए, और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। हमारे देश में जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी प्राधान्य देगी और हम कोशिश करेंगे, और मैं 8-10 साल से जिस पर काम कर रहा हूं, वो सब्जेक्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। देखो, बहुत दुख होता है मुझे, हमारे देश में 4,70,000 करोड़ का क्रूड इंपोर्ट होता है, और आज मुझे बताइए कि मुझे एक ने बताया कि वो 6 लाख करोड़ तक गया है। 6 लाख करोड़ का क्रूड हम अरब कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। दैट प्रॉफिट इज अल्टीमेटली यूज फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड नक्सलिज्म। ऐसा इंडियन भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि फाइनेंस वहां से होता है। क्या हमारे इंपोर्ट हम रोक नहीं सकते? मध्य प्रदेश के जंगल में रतन जोत, मोह, साल, करंज, टोल, इसके तेल से, नॉन एडिबल ऑयल से डीजल बन सकता है, और दैट डीजल इज प्रूव टू बी बेस्ट कंपेयर विद इंडियन ऑयल एंड भारत पेट्रोलियम। पोल्यूशन फ्री है। हमारा वनवासी आदिवासी डीजल तैयार कर सकता है। और परसों तो इतना अच्छा एक ड्यूश एम्बेसडर मुझे मिले थे, मैं यही करते रहता हूं बहुत बार, क्योंकि मेरे मन में सुदर्शन जी ने बहुत अच्छी प्रेरणा पैदा की, देश का भविष्य बदलना है, तो ये 6 लाख इंपोर्ट जो है हमारा क्रूड का, ये इसको रोकना है। तो मैं इस पर काम करते रहता हूं। तो एक ड्यूश कंपनी मुझे मिली, उन्होंने एक स्पेशल एंजाइम तैयार की है। एनी बायोमास, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, सोयाबीन स्ट्रॉ, एनी स्ट्रॉ, उसको अगर एंजाइम यूज करेंगे तो उससे 280 लीटर 1 टन से इथेनॉल तैयार होगा। और अमेरिका, ब्राजील में ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर्स 100% इथेनॉल पर चलते। इथेनॉल इज एब्सोल्यूट अल्कोहल जो मोलाइसिस से बनता है, जो किसान तैयार कर सकते हैं, ग्रीन फ्यूल है। मैं भी कनाडा में गया था, वहां E85 इंजन से ब्राजील में वॉक्सवैगन, जनरल मोटर्स, टोयोटो, होंडा और फियाट, 5 कंपनियों के 100% इथेनॉल पर इंजन चलते हैं। अमेरिका में E85 इंजन से 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल। पेट्रोल का भाव 80 रुपए लीटर है और इथेनॉल का भाव 27 रुपए लीटर है। इथेनॉल खरीदी करेंगे तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, पोल्यूशन कम होगा। फिर इस देश में इथेनॉल यूज क्यों नहीं किया जाता? मैं प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए हमारे 15-20 सांसदों को लेकर गया था और कह रहा था कि इसका ये होना चाहिए। उन्होंने कहा, गडकरी जी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग? मतलब सर, यू हैव ए करेक्ट क्वेश्चन टू ए रॉन्ग पर्सन। At least I should ask you this question कि who is responsible, because you are the prime minister, I am the leader of opposition. नहीं हो रहा है। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, आज डॉलर की कीमत 58 रुपए तक गई है। अगर ये 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट अगर 3 लाख रुपए करोड़ पे आता है, और गोल्ड माइन हमारे देश में 23 गोल्ड माइन है, मध्य प्रदेश में भी है, और एक तो कर्नाटक में, वहां तो डंप पड़ा हुआ है। 7-8 तो ये कोई एनवायरमेंट फॉरेस्ट वाले चालू नहीं करने देते हैं। जो 2-3 चालू है वो सरकार की, वो बंद पड़ी हुई है। 2-3 मुश्किल से चालू है। 2,40,000 करोड़ का इंपोर्ट गोल्ड का है। परसों मैंने मांग की कि ये ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन टेक्नोलॉजी लाओ, ऑक्शन करो और हिंदुस्तान के गोल्ड को बाहर निकालो।
अगर 2,40,000 करोड़ का गोल्ड का इंपोर्ट बचता है और 3 लाख करोड़ का अगर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बचता है तो डॉलर की तुलना में रुपया 35 रुपए पर आएगा। इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी बन जाएगी। ये स्वदेशी है, ये इंडिजीनियस है, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, हो सकता है। और इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमारी एग्रीकल्चर को हमको मजबूत करना चाहिए। देखिए, इथिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, ये 3 हमारे स्ट्रक्चरल महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इथिक्स पर मैं तो ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज ऑल्सो एसेंशियल। हमको विकास भी चाहिए और एनवायरनमेंट भी, इकोलॉजी भी चाहिए। दोनों का संतुलन रख के हमको आगे जाना होगा। मैं कोई विकास के लिए इकोलॉजी का डिस्ट्रॉय कर दो, ये बात नहीं कह रहा हूं। और इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो इकोनॉमी है, जिसकी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। इंदौर में जितने मकान बन रहे हैं, देश में बन रहे हैं, ये हाउसिंग इंडस्ट्री किसके लिए है? केवल 1% लोग इस देश में ऐसे हैं कि जो 10 लाख रुपए के ऊपर का घर खरीद सकते हैं। 1% लोग हैं और 1% के लिए हमारी हाउसिंग इंडस्ट्री चल रही है। अगर हम 5 लाख लो कॉस्ट हाउसिंग तैयार करते हैं, सरकार जमीनें अगर कुछ फ्री ऑफ चार्ज देता है, कॉस्ट कम करते, कुछ कंसेशन देते हैं, तो हमने सोचा है, हमारे विजन डॉक्यूमेंट में हम सोच रहे हैं कि हम 5 करोड़ मकान बनाएंगे, हर साल 1 करोड़ मकान बनेंगे और 5 लाख से जो कम